इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है मोदी सरकार में कामकाज का बंटवारा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है वो नितिन गडकरी के पास रहेगा, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास रहेगा और उसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इसके अतिरिक्त एक और नाम हम आपको बता रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर, इनको अर्बन और हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कि इनके पास अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री रहेगी और उनके साथ टोकन साहू जो कि छत्तीसगढ़ से सांसद हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है एनडीटीवी पर वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जो सबसे बड़ी खबर है वो केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा देखिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के पास एक और मंत्रालय, 2 मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर के पास लिख दिए गए हैं और मनोहर लाल खट्टर को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अलावा ऊर्जा मंत्रालय भी दिया गया है। उनके साथ श्रीपद नायक को ऊर्जा मंत्री के रूप के सदस्य, ऊर्जा मंत्री के राज्य मंत्री के रूप में उनको जगह दी गई है। तो इस तरह से इस वक्त की बड़ी खबर जो एनडीटीवी के पास है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 4 मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा हो चुका है, बाकी मंत्रियों की भी बारी बारी से हम आपकी जानकारी आपके सामने रखेंगे। ये जो जानकारी है वो एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर है। 4 मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह को फिर से एक बार बनाया गया है, पिछले 5 वर्षों से वो गृह मंत्री थे। रक्षा मंत्री एक बार फिर से राजनाथ सिंह को बनाया गया है, वो पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री की भूमिका में थे। इसके अतिरिक्त सड़क और परिवहन मंत्रालय पिछले 10 वर्षों से नितिन गडकरी के पास था, वो उन्हीं के पास ही रहेगा। और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, करनाल से इस बार सांसद चुने गए हैं, हरियाणा में उन्होंने 9 साल तक सरकार चलाई है, उनको एक बार फिर से इस बार उनको केंद्रीय मंत्रालय में जगह दी गई है। खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय के अलावा शहरी विकास मंत्रालय भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो जैसे जैसे अपडेट होगा एनडीटीवी पर सबसे पहले आपको ये जानकारी हम ही मुहैया कराएंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कई चुनौतियां हैं और कई बड़े फैसले भी लिए जाने हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की ये कैबिनेट अब तक की सबसे मजबूत कैबिनेट होगी। एक तो इससे पहले ही ऐसे नेता इसमें शामिल हैं जिनके पास 10 साल का सरकार चलाने का अनुभव है और अब राज्यों में लंबे समय तक काम करने वाले और संगठन की जिम्मेदारी देखने वाले नेता भी कैबिनेट का हिस्सा बन गए। इसलिए इस कैबिनेट को कहा जा रहा है कि मोदी के सुपर 30। ये रिपोर्ट देखिए। मैं राजनाथ सिंह, मैं अनिल चंद्र शाह, नितिन जयराम गडकरी, मैं शिवराज सिंह चौहान। क्या मोदी सरकार की तीसरी कैबिनेट अब तक की सबसे मजबूत कैबिनेट होने जा रही है? आखिर हम इस कैबिनेट को मोदी की सुपर 30 क्यों कह रहे हैं? इस कैबिनेट में पीएम मोदी के अलावा कुल 30 मंत्री हैं। कुल 30 मंत्रियों से बनती है मोदी की सुपर 30, लेकिन बात सिर्फ संख्या बल की नहीं है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्रियों के अलावा अब इस कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर जैसे अनुभवी नेता भी शामिल होंगे। मोदी की कैबिनेट को 2 और पूर्व मुख्यमंत्रियों का अनुभव मिलने जा रहा है, जिसमें एक है जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और दूसरे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी। मोदी की सुपर 30 में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन पार्टी की नीतियों को धरातल पर उतारने में उनकी संगठन क्षमता का इस्तेमाल देखने वाली बात होगी। तो क्या ये टीम पहले से ज्यादा चुनौतियों के बीच और ज्यादा क्षमता के साथ काम करती दिखेगी? इस कैबिनेट में जो चेहरे हैं वो ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत सारे हैं और जिस तरह की वर्डिक्ट आई है इस बार वो मोदी जी के लिए खुद एक चैलेंज है कि तीसरे टर्म में वो पहले 2 टर्म से ज़्यादा अच्छे ढंग से
परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो बीजेपी ने भले ही अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है, लेकिन सरकार पर गठबंधन का दबाव नजर नहीं आ रहा है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 30 मंत्रियों ने शपथ ली और इनमें 2 टीडीपी और जेडीयू के हैं। दोनों ही पार्टियां आर्थिक सुधारों के लिए जानी जाती हैं और दोनों के सामने अपने अपने राज्यों में केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर विकास की रफ्तार बढ़ाने की चुनौती है। मोदी कैबिनेट की सुपर 30 में जेडीयू और टीडीपी के मंत्री भी शामिल हैं। जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने शपथ ली है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जबकि टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू ने I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. एनडीए में इस बार बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को मिली हैं। इस बार टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है और उसे खाते में सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद आया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इस तरह से पार्टी को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 12.5% मंत्री पद मिले। इसी तरह नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी को 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिला है। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पार्टी को मौजूदा लोकसभा सीटों के हिसाब से 16.6% मंत्री पद मिले हैं। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। तो एक बार फिर से आपको हम बड़ी खबर दे रहे हैं एनडीटीवी पर। इस वक्त की बड़ी खबर है, मोदी सरकार 3.0 में मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा हो गया है। जो जानकारी हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं। उन्हें ऊर्जा मंत्रालय के अलावा शहरी और आवास मंत्रालय भी दिया गया है। तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय में एनडीटीवी पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं हम। अश्विनी वैष्णव को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों के जो विभाग हैं उनका बंटवारा हो चुका है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास होगी। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 के तमाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मनोहर लाल खट्टर को शहरी और आवास विकास मंत्री और उसके साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय भी दिया गया है। हमारे साथ अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश, एनडीटीवी ने सबसे पहले जानकारी दी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नए मंत्रियों की जिम्मेदारी की। आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का मंत्रालय वो उसके बारे में जानकारी मिली है। ये अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन से अभी तक वो कम्युनिके जो होना होता है वो नहीं आया है। लेकिन सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण
और साथ ही पंचायत तथा ग्रामीण विकास, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए, पंचायत से जुड़े हुए, ये 4 मंत्रालयों की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका जैसा कि आपने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ शहरी विकास मंत्रालय भी उन्हें सौंपा गया है। नितिन गडकरी जो कि पिछली 2 सरकारों में भी सड़क परिवहन मंत्री थी, एक बार फिर से उनके कंधों पर वही जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। अभी तक सूत्रों के हवाले से यही सब जानकारी मिल रही है, लेकिन एक एक करके ये जानकारी छन कर के बाहर आ रही है। अभी तक जो आधिकारिक जो सूची होती है राष्ट्रपति भवन की ओर से कम्युनिके आता है वो जारी नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से अब ये खबरें मिलनी शुरू हो गई कि क्या क्या मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी का भी मंत्रालय जो वो MSME दिया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। शोभा करंदलाजे जो कि बीजेपी की नेता है, कर्नाटक से सांसद है, पिछली बार भी वो राज्य मंत्री थी, वो जीतन राम मांझी के साथ राज्य मंत्री रहेंगी। तो ये सारी जानकारी फिलहाल 3 या 4 जो बड़े मंत्रालय इनके बारे में हमें मिली है, और जो शीर्ष 4 मंत्रालय हैं माना जा रहा है कि वो बीजेपी अपने पास ही रख रही है और उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। यानी जो पिछली बार थे, यानी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जयशंकर विदेश मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री, ये अपने अपने पोर्टफोलियोज में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अखिलेश ने, हमारे सहयोगी ने लगातार आपको जानकारी दी, सबसे आगे रखा NDTV के दर्शकों को। जो NDTV के दर्शक हैं वो इस बात की जानकारी सबसे पहले हासिल कर रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 के जो तमाम मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। एक एक करके स्क्रीन पर भी हम वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्रालय एक बार फिर से दिया गया है। उनके साथ उत्तराखंड के सांसद अजय टम्टा को और दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश, आप बता रहे थे कि तमाम मंत्रालयों में राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट का जिक्र हो गया, राज्य मंत्री किस मंत्रालय में, किस कैबिनेट मिनिस्टर के साथ किसको लगाया गया है? देखिए, अभी एक एक करके इस बारे में जानकारी मिली। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अजय टम्टा जो कि उत्तराखंड से एक बार फिर जीत करके आए हैं, वो नितिन गडकरी के साथ रहेंगे। शोभा करंदलाजे का मैंने आपको बताया कि वो जीतन राम मांझी के साथ रहेंगी। और इस तरह से एक एक करके मंत्रालय में 2 से भी अधिक जो है वो राज्य मंत्री रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी लंबी फहरिस्त है इस बार राज्य मंत्रियों की। और साथ ही जो सहयोगी दल के मंत्री हैं उनको भी बराबर का जो है यहाँ पर सम्मान दिया गया है। उनको भी उसी तरह के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो देने की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी 1-2 नाम और भी आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। भूपेंद्र यादव एक बार फिर से पर्यावरण मंत्री के तौर पर कंटिन्यू। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और साथ ही पर्यटन मंत्रालय। जीतन राम मांझी का मैंने आपको बताया MSME मंत्रालय उनको दिया जा रहा है। और MOS MSME यानी जीतन राम मांझी के साथ शोभा करंदलाजे जो हमने आपको अभी जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान का हमने आपको बताया कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। किरेन रिजिजू, ये बड़ा प्रमोशन एक बार फिर से उनका हुआ है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको दिया था, लेकिन अब संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी किरेन रिजिजू को देने की बात कही गई है। राम मोहन नायडू जो कि TDP के नेता हैं, एक बार फिर से TDP के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जाती हुई दिखाई दे रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आपको याद होगा कि मोदी 1.0 में भी TDP के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी, तो एक बार फिर से TDP को ये मिलते हुए राम मोहन नायडू को, जो कि यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत के इतिहास में, उनको सिविल एविएशन की जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर का अर्बन डेवलपमेंट पावर, डिफेंस राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्व बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को, जो कि अभी बीजेपी अध्यक्ष भी हैं और मंत्री बने हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बार वो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पीयूष गोयल जो कि अभी फिलहाल कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनको भी एक बार फिर से उन्हीं मंत्रालयों की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई है। और साथ ही अश्विनी वैष्णव को इस बार भी 2 मंत्रालय हैं, लेकिन इस बार उनके पास INB मिनिस्ट्री भी होगी, यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव को मिलेगा। इसके साथ साथ रेलवेज मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव को दी जा रही है। CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने रिपोर्ट भी किया था, आपको पता है कि बीजेपी महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, तो वो सारे मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय, चाहे सड़क परिवहन हो चाहे रेलवे हो, वो भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। लेकिन हाँ, नागरिक उड्डयन चूँकि पहले भी एक बार TDP को मिल चुका था, तो एक बार फिर से TDP को मिला है। और गजेंद्र सिंह शेखावत की जिम्मेदारी में इस बार परिवर्तन हुआ है। इस बार उनको संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। और इसी तरह से अगर हम बात करें
अन्य नेताओं की, अन्य मंत्रियों की, तो उनको भी ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन ज़रूर दिख रहा है मोदी 2.0 से मोदी 3.0 में, जिसमें कि गजेंद्र सिंह शेखावत की जिम्मेदारी में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। और साथ ही हरदीप पुरी को अभी क्या मिला ये देखने की बात होगी, लेकिन उनका जो पुराना मंत्रालय था अर्बन डेवलपमेंट, वो मनोहर खट्टर को दिया गया है। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण और रेलवे मंत्री बने रहेंगे, लेकिन इस बार चूंकि अनुराग ठाकुर को शामिल नहीं किया गया तो सूचना प्रसारण की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव के कंधों पर आई है। विकास अखिलेश ने जानकारी दी, एनडीटीवी के दर्शकों को सबसे आगे रखा है एनडीटीवी ने। आज हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं कि जो तमाम मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। मोदी सरकार की कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री सहित 72 सांसदों का शपथ हुआ था। 71 अन्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो रहा है और सबसे पहले जानकारी एनडीटीवी के दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं पिछले 5 वर्षों से, उनको एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो पहले जल शक्ति मंत्री थे, उनको संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय वो इस बार CR पाटिल को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो बड़ी जानकारी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं लगातार। प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए विकास, जैसा आपने अखिलेश अभी बता रहे थे, जो सहयोगी पार्टियां हैं उसमें जीतन राम मांझी को तो MSME दिया गया है। चिराग पासवान के बारे में अभी जानकारी मिल रही है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री उनको दिया गया है, जो उनके चाचा पहले पशुपति पारस के पास थी ये मिनिस्ट्री। तो चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। विकास, इसके अलावा जो बाकी दूसरे सहयोगी हैं, ललन सिंह को कौन सा मिनिस्ट्री मिला है इसकी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज की धीरे धीरे जानकारी मिली है वो अखिलेश ने आपको बताई। लेकिन चिराग पासवान को अब ये तय हो गया, क्योंकि माना जा रहा था कि उनके पिता के पास जो मंत्रालय था वही उनको दिया जाएगा, जो फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री था, लेकिन अब उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो उनके चाचा के पास था वो दिया गया। विकास, तो इस वक्त की जो बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं एक एक करके। कृषि मंत्री देश के इस बार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान होंगे। विदिशा से लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय दिया गया है। गृह मंत्रालय एक बार फिर से अमित शाह के जिम्मे आया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने रहेंगे। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं मोदी 3.0 सरकार में किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। CR पाटिल जो कि गुजरात के नवसारी से जीत कर आए हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण फिर से एक बार देश की वित्त मंत्री होंगी। अश्विनी वैष्णव देश के नए सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। शोभा करंदलाजे को MSME में राज्य मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और अश्विनी वैष्णव के पास रेलवे की यानी कि रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी होगी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, एक बार फिर से उनके जिम्मे शिक्षा मंत्रालय आया है। एस जयशंकर को एक बार फिर से देश का विदेश मंत्री बनाया गया है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल होंगे। चिराग पासवान को खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव देश के नए सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। नितिन गडकरी के पास सड़क और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से आई है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। अखिलेश, और कोई अपडेट, किस मंत्री को और कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई? हम अखिलेश के बजाय प्रशांत के पास चलना चाहेंगे। प्रशांत, नया अपडेट क्या है आपके पास? प्रशांत, आपको आवाज मिल रही है? तो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष और अब केंद्र सरकार में मंत्री JP नड्डा को एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार 1.0 में वो स्वास्थ्य मंत्री थे देश के। धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वो पिछली सरकार में भी शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उससे पहले वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी देख चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। शोभा करंदलाजे जो कि कर्नाटक से लोकसभा जीत कर आई हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। लघु उद्योग मंत्रालय में उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रशांत, क्या अपडेट नया आपके पास?
नहीं, देखिए विकास, अभी कोई नई जानकारी नहीं आई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक कन्फ्यूजन चिराग पासवान को लेकर था कि क्या उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिला है या यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, लेकिन अभी मैंने फिर से चेक किया है विकास, उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो उनके चाचा पशुपति पारस के पास था वही मिनिस्ट्री उनको दी गई है। ये लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको दूर करना ज़रूरी है। मैंने फिर से चेक किया है, उनको फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही दिया गया है विकास। बाकी अभी कोई जानकारी अभी नहीं आई है। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। हमारे सहयोगी प्रशांत बता रहे हैं कि उनके चाचा पारसनाथ के पास भी यही मंत्रालय हुआ करता था। शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि, पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। शोभा करंदलाजे को जीतन राम मांझी के साथ एमएसएमई में राज्य मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान देश के एक बार फिर से शिक्षा मंत्री होंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी। देश के रेल मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव। इसके साथ ही उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी होगा। गजेंद्र शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी ने सबसे पहले ये खबरें आप तक पहुंचाई हैं। एनडीटीवी ने अपने दर्शकों को सबसे आगे रखा है। मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। इस वक्त तो स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनको एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है और सड़क और परिवहन मंत्री एक बार फिर से नितिन गडकरी होंगे। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ शहरी और आवास विकास मंत्रालय बनाया गया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री होंगे, एक बार फिर से उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी आई है। जेपी नड्डा को एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को देश का कृषि मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को देश के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र शेखावत का विभाग बदला गया, उनको इस बार पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है, जबकि शोभा करंदलाजे को एमएसएमई में राज्य मंत्री का कार्य दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। हम अपने सहयोगी प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, पहली बार, माफ कीजिएगा प्रशांत इस वक्त नहीं है, कोशिश करेंगे प्रशांत से फिर से संपर्क साधने का। देखिए जो नए मंत्री बने हैं इस बार, उसमें से पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर लें तो पूर्व मुख्यमंत्रियों में मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनको काफ़ी भारी भरकम मंत्रालय दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनके कंधे पर ही कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सीआर पाटिल पहली बार मंत्री बने हैं, इनको भी बड़ा मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। देश में हर घर नल योजना इसी मंत्रालय के दायरे में चल रही है। इसके अलावा जो पहली बार मंत्री बने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं लगातार, और इनकी जिम्मेदारी जो है बड़े मंत्रालयों को देकर उन पर एक तरह से भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया है। प्रशांत, पहली बार जो मंत्री बने हैं उनके कंधे भी बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी डाली गई है। प्रधानमंत्री ने बड़ा भरोसा जताया है ऐसे लोगों पर। जी बिल्कुल, देखिए एक और अपडेट दे दें विकास आपको कि अन्नपूर्णा देवी जो जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनको पदोन्नति दी गई है। मुझे ये जानकारी मिल रही है कि उनको महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी उम्मीद भी की जा रही थी क्योंकि निर्मला सीतारमण के अलावा केवल एक महिला मंत्री बनाई गई हैं जहाँ तक कैबिनेट मंत्रियों की बात है। तो अब अन्नपूर्णा देवी को जो झारखंड में कोडरमा से जीत कर आई हैं, पहले वो एमओएस राज्य मंत्री का प्रभार था उनके पास, अब कैबिनेट मंत्री बनी है और उनको महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विकास, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे राम मोहन नायडू की बात की आपने, उनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जैसा अहम मंत्रालय खासकर अभी वो काफ़ी अहम है, वो सौंपा गया है। इसके अलावा जो नए मंत्री बने हैं चिराग पासवान, उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दिया गया है। बिहार के लिहाज से वो बहुत अहम मिनिस्ट्री है क्योंकि बिहार में फूड प्रोसेसिंग की काफ़ी संभावनाएं हैं और लगातार ये कहा जाता है कि वहाँ पर बिहार में अगर उद्योग को आगे बढ़ना है तो ये एक सेक्टर है जिसमें काफ़ी काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से कई ऐसे मंत्री हैं जिनको शिवराज सिंह चौहान को बेहद अहम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को नया नहीं कह सकते, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर वो पहली बार बने हैं
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, तो मनोहर लाल खट्टर उनको तो दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है और दोनों ही बहुत ही क्रूशियल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मंत्रालय हो। तो बिल्कुल जो पहली बार मंत्री बने हैं जी, जारी रखें अनुभव है पहले का। जी, मैं वही कह रहा था विकास की जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि जो भी पहली बार बना है, हालांकि उनको राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, लेकिन केंद्र में वो पहली बार मंत्री बन रहे हैं और आते ही उनको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा इन लोगों पर है, इन नेताओं पर है और इसलिए उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब धीरे धीरे और भी जो 2-3 बड़े नाम हैं विकास जिसका इंतजार है, जिनके पोर्टफोलियो का इंतजार है कि गिरिराज सिंह जो एक बेहद अहम मंत्री हैं, उनको कौन सा मंत्रालय मिला है। पिछली बार वो ग्रामीण विकास मंत्रालय थे, माना जा रहा है कि उनको संभवतः इसी मंत्रालय में कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा ललन सिंह जो जेडीयू के मंत्री हैं, कैबिनेट जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है। धीरे धीरे बिल्कुल छन कर ये जानकारियाँ आ रही हैं विकास। अभी भी औपचारिक जो प्रेस रिलीज आता है राष्ट्रपति भवन की तरफ से वो नहीं आया है, लेकिन छन कर सारी जानकारियाँ हम लोग के पास आ रही है और वही हम लोग दर्शकों तक सारी छान की जानकारी आप दर्शकों को दे रहे हैं, तो नई जानकारी छान के दीजिए। मैं अब जी विकास 2-3 और जानकारी आपको दे दें विकास। रवनीत सिंह बिट्टू जो MOS हैं, पंजाब से आए हैं, वो हारे थे लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है। वो माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालयों के मंत्रालय में वो MOS बनाए गए हैं। इसके अलावा हरदीप पुरी जिनसे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तो ले लिया गया है, लेकिन वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आगे अपना काम जारी रखेंगे। इसके अलावा बाकी नाम कल्चर और टूरिज़्म गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है और इसके अलावा जो बाकी नाम है वो धीरे धीरे सब आ रहे हैं विकास। लेकिन जो 4 बड़े मंत्रालय हैं वो सब बीजेपी जो सब पहले से जो मंत्री हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, उनको अतिरिक्त कार्यभार INB मिनिस्ट्री का दिया गया है। लेकिन 2 नाम जो मैंने बताया, रवनीत बिट्टू उन अल्पसंख्यक मंत्रालय का काम दिया गया हो, अल्पसंख्यक समुदाय से खुद भी आते हैं, उनको दिया गया। और हरदीप पुरी जिनके बारे में ये कयास लग रहे थे कि जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनसे ले लिया गया है तो हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी सारी धीरे धीरे और भी जानकारियां विकास धीरे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो हमारे सहयोगी प्रशांत लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस खबर की जो सबसे पुख्ता जानकारी वो NDTV के दर्शकों के पास है। NDTV सबसे पहला चैनल है जिसने ये जानकारी आपके सामने रखी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो तमाम मंत्रियों ने कल शपथ ली थी, उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। शुरुआत के जो 4 मंत्रालय हैं, बड़े मंत्रालय, उनके मंत्री वही के वही रहेंगे, यानी कि गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास ही है और विदेश मंत्री S जयशंकर ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त नितिन गडकरी के पास सड़क और परिवहन मंत्रालय ही रहेगा। अश्विनी वैष्णव देश के नए सूचना और प्रसारण मंत्री, उनके पास रेल मंत्रालय भी रहेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनके पास कृषि मंत्रालय रहेगा और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के पास शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय ही रहेगा। इस खबर पर और आगे भी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी स्टूडियो में जुड़ गए मेरे साथ अखिलेश। ओवर टू यू। विकास साहब हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आप भी लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं NDTV पर कि सबसे पहले कि किसे क्या मंत्रालय मिला है। और जो बड़ी खबर है वो यही है कि चाहे ये NDA सरकार हो, लेकिन कंटिन्यूटी में ये सरकार है मोदी 2.0 की, क्योंकि जो मंत्रालय मोदी 2.0 में बीजेपी के पास थे, कमोबेश वही मंत्रालय बीजेपी के पास इस कार्यकाल में भी बने हुए हैं। 4 बड़े मंत्रालय जिनको हम CCS के मंत्रालय कहते हैं, वित्त, रक्षा, विदेश और गृह, इसमें चारों कंटिन्यूटी है, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी रहेंगी, गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय में बने रहेंगे और साथ ही S जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। तो ये 4 बड़े जो पोर्टफोलियोज होते हैं जिनको हम CCS के पोर्टफोलियो कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, उनमें कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो
बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, जो पिछले 10 साल से सड़क परिवहन मंत्रालय में काम कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्हें वही जिम्मेदारी दी गई है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री होंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, वो शिक्षा मंत्रालय में कंटिन्यू करेंगे। भूपेंद्र यादव के पास एक बार फिर से पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें आपको बता दूं मैं कि कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। और जो अभी जानकारी मिली है विकास, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश भवन जहां पर कि वो रुके हुए हैं, उन्होंने इन दोनों ही विभागों के प्रमुख अधिकारियों को बुला भी लिया। हालांकि काम चार्ज जो है बाद में संभालेंगे, लेकिन अभी ब्रीफिंग के लिए अधिकारियों को बुला लिया, यानी उनकी मीटिंग भी अभी शुरू हो जाएगी शिवराज सिंह चौहान की। गिरिराज सिंह जो कि बिहार से आते हैं, पिछली बार भी आप जानते हैं कि कैबिनेट मंत्री थे, एक बार फिर से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस बार उनको टेक्सटाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा के नेता थे, सदन के नेता थे, इस बार वो मुंबई से चुनाव जीत करके आए हैं, उन्हें अपने पुराने मंत्रालय में यानी कॉमर्स में कंटिन्यू करने की बात कही गई है। हरदीप सिंह पुरी जो कि पिछली बार अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और साथ ही पेट्रोलियम मंत्री भी थे, इस बार अर्बन डेवलपमेंट उनके पास नहीं रहेगा, उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय जारी रहेगा। और मनोहर खट्टर जो कि आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, वो शहरी विकास मंत्री होंगे। तो ये मनोहर खट्टर को जिम्मेदारी दी गई है। अगर HD कुमारस्वामी की बात करें, जो कि जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष हैं, उन्हें हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील यानी 2 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। भारी उद्योग भी उनके पास होगा और स्टील मंत्रालय भी उनके पास होगा। प्रहलाद जोशी जो कि पिछली बार कोयला और संसदीय कार्य मंत्री थे, इस बार उनको फूड, कंज्यूमर अफेयर्स और रिन्यूएबल एनर्जी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किरण रिजिजू जो पिछली बार जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिया गया था, इस बार उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पिछली बार सिविल एविएशन थे, इस बार उनको टेलीकॉम की जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव जो कि पिछली बार जिनके पास 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, रेलवे, 3 थे बल्कि, रेलवे था, टेलीकॉम था और मीटी भी था, इस बार उनके पास रेलवे रहेगा। और सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। सिंधिया के पास टेलीकॉम होगा। प्रहलाद जोशी के पास हमने आपको बताया कंज्यूमर अफेयर्स और रिन्यूएबल एनर्जी होगा। और इस तरह से ये जो बंटवारा किया जा रहा है। CR पाटिल जल शक्ति की जिम्मेदारी उनको दी गई है। पिछली बार आप जानते हैं कि जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल के पास 2 मंत्रालय रहेंगे, कॉमर्स, वाणिज्य और इंडस्ट्री, उद्योग, 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी पीयूष गोयल के पास इस बार भी रहेगी। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह और मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये जो फैसला हुआ है JDU को लेकर के और जो मंत्रालय उनको मिले हैं, क्या लगता है आपको, क्या आकलन है बिहार को लेकर के? पहले तो बात तो ये है कि ये लग नहीं रहा है कि JDU ने कोई पोर्टफोलियो को लेकर कोई बहुत ज़्यादा टर्म्स डिक्टेट की है या बीजेपी ने उनकी बात सुनी है। जैसा बीजेपी चाहती थी वैसा ही JDU ने कमोबेश किया है, क्योंकि बिहार में जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को पोर्टफोलियो मिला है, या आप केंद्रीय कैबिनेट में जो गिरिराज सिंह को, उसको लेके बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं है। आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कम से कम आज की भाजपा से बार्गेनिंग करने की पोजीशन में नहीं थे और उन्होंने कभी वैसी मंशा भी जाहिर नहीं की थी। लेकिन निश्चित रूप से सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या, और आप जानते भी हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो JDU के सांसद या पार्टी के नेता हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें रेल मंत्रालय चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी ने उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो दी है। और हुआ वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी इस बार कोई बार्गेनिंग नहीं किया है। अखिलेश। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हर्षा भी हमारे साथ है। हर्षा के पास जाने से पहले आपको बता दें कि 2 अपडेट और आए हैं। अन्नपूर्णा देवी जो कि झारखंड से हैं, पिछली बार MOS थी, इस बार उनका प्रमोशन किया गया है। अन्नपूर्णा देवी को जो है इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनसुख मांडविया जो कि पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्हें इस बार श्रम तथा रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। JP नड्डा जो कि BJP के अध्यक्ष हैं, इस बार मंत्री भी बने हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री होंगे मनसुख मांडविया की जगह। तो ये JP नड्डा को लेकर अपडेट है। और आपको ये बता दें कि जो 4 बड़े मंत्रालय हैं वो BJP के पास ही रहेंगे। सर्बानंद सोनोवाल के बारे में बता देते हैं उनको। सर्बानंद सोनोवाल का भी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं पोर्टफोलियो उनका। और इसके अलावा कुछ राज्य मंत्रियों के नाम भी इसमें आए हैं। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, राव इंद्रजीत सिंह,
पिछली सरकार में भी थे, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो पिछली बार उनके पास प्रभार था वही कंटिन्यू रहेंगे, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल की बात कर रहे थे। हाँ जी, अखिलेश में अपडेट कर देता हूँ। पोर्ट एंड शिपिंग और वाटरवेज जो पिछली बार था, जो पिछली बार उनका मंत्रालय था वही दिया गया है जी। और यहाँ पर राज्य मंत्री जो हैं वो संस्कृति मंत्रालय में भी होंगे, राव इंद्रजीत। पूरी सूची आ चुकी है अखिलेश, अब तो जो पूरी सूची है वो आ गई है, तो हम अपने दर्शकों के सामने पूरी सूची अगर पढ़ दें तो बहुत बड़ी जानकारी उनके लिए हो जाएगी। नित्यानंद राय, देखिए जो शुरुआत के 4 मंत्रालय थे उसके अतिरिक्त की जानकारी हम अब दर्शकों के सामने रख देते हैं। जीतन राम मांझी को जो मिनिस्ट्री दी गई है उसमें एमएसएमई के अलावा उनके पास इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन भी है। श्रीपद नायक को स्टेट पावर में स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। पंकज चौधरी के पास वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। कृष्णपाल गुर्जर के पास उनको सहकारिता विभाग में मंत्री बनाया गया है। जी अखिलेश। और अपने सहयोगी प्रशांत के पास चल सकते हैं। प्रशांत, आपके पास कोई बड़ी खबर है, बताइए। नहीं, देखिए अखिलेश जैसा विकास कर रहे थे, अब लिस्ट ऑफिशियली आ गई है राष्ट्रपति भवन से, और 3-4 नाम जो हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, ललन सिंह जो जेडीयू के कोटे से मंत्री बने हैं, उनको पंचायती राज और पंचायती राज के अलावा फिशरीज, मछली पालन और एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों विभाग दिए गए हैं। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, और प्रहलाद जोशी को जो पहले मंत्रालय था खाद्य मंत्रालय, उसके अलावा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय होता है वो भी दिया गया है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को 3-3 मंत्रालय दिए गए हैं अखिलेश। रेलवेज और आईएनबी की बात हमने की, आईटी भी मिनिस्ट्री उन्हीं के पास रहेगी। ज्योतिराज सिंधिया टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ साथ जो डोनर मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का, वो भी कार्यभार उनके सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा जो नाम अभी तक मिसिंग थे, किरेन रिजिजू को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का और माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसके कैबिनेट मिनिस्टर किरेन रिजिजू रहेंगे और उसके एमओएस राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू रहेंगे। बिल्कुल, और जो बात थोड़ी देर पहले विकास में कर रहा था, आपसे बात हो रही थी, तो हमने कहा था कि टीडीपी के जो नेता है नायडू, वो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो शहनवाज हुसैन के बारे में बता दूं कि वो सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर शहनवाज हुसैन थे। 32 साल की उम्र में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे, तो इसलिए एक करेक्शन जो है वो हमें करना ज़रूरी है यहाँ पर। अब ये पवित्रा मार्गरीटा हैं, वो भी असम से मिनिस्टर बने हैं। मेरे ख्याल से अखिलेश वो भी काफ़ी कम उम्र के होंगे, उनकी उम्र भी जांचनी होगी हमें कि वो उनकी उम्र कितनी है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। अखिलेश ये दूसरी बार एक काम करते हैं, थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से विकास जी, जो 30 कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम पढ़ करके बता देते हैं दर्शकों को, क्योंकि ग्राफिक्स जो है बन करके वो आते रहेंगे और एमओएस का और सबका बाद में फिर हम नाम बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो 30 कैबिनेट मंत्री हैं इनके नाम बताते हैं। पहले 10 मैं बताता हूँ, बाकी 10 आप बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये सीसीएस का मंत्रालय। अमित शाह गृह मंत्री और साथ ही मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, यानी जो कंटिन्यूटी है अमित शाह के लिए। नितिन गडकरी नंबर 3 पर हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है कैबिनेट की लिस्ट में, तो नितिन गडकरी को नंबर 3 रखा गया इस बार। सड़क परिवहन और हाईवेज मंत्रालय नितिन गडकरी को दिया गया है। नंबर 4 पर जगत प्रकाश नड्डा हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर उनको दिया गया, साथ ही केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भी मिला है। तो जेपी नड्डा के पास दोहरी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तो है ही है, साथ साथ उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया है। इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके पास 2 बड़े मंत्रालय हैं, कृषि, किसान कल्याण, साथ ही ग्रामीण विकास। फिर 6ठे नंबर पर आती है निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं और कॉरपोरेट अफेयर्स की मंत्री भी हैं। फिर आते हैं डॉक्टर जयशंकर 7वें नंबर पर, विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल नंबर 8 पर आते हैं, इनको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी दी गई। तो 2-2 मंत्रालय मनोहर खट्टर को दिए गए हैं। फिर 9वें नंबर पर आते हैं HD कुमार स्वामी, हाईवे इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और फिर 10वें पर आते हैं पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आगे का आप बताइए। बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री देश के जो है वो धर्मेंद्र प्रधान होंगे, उनको एक बार फिर से इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पहली बार केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हो रहे हैं, उनको MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मंत्रालय, जो स्किल इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री यानी कि लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया है। राजीव सिंह
राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह को जो मंत्रालय दिया गया है वो पंचायती राज और फिशरी एनिमल हस्बेंड्री, ये मंत्रालय उनके हिस्से आए हैं, 2 मंत्रालय उनके हिस्से आए हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, ये पहले की तरह ही शिपिंग और पोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास रहेगी। वीरेंद्र कुमार जो कि मध्य प्रदेश से सांसद हैं, उनको पिछली बार की तरह ही सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री उनको ये मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा बात करें, हम राम मोहन नायडू की बात कर रहे थे अखिलेश, और उनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। देश के सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक हैं। प्रहलाद जोशी जो कि अभी तक संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में थे पिछली सरकार में, उनको कंज्यूमर अफेयर और इसके अलावा कोयला भी था, पिछली बार कोयला मंत्रालय भी था, कोयला मंत्रालय भी उनके पास था। इस बार भी उनके पास 2 मंत्रालय हैं, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी उनके पास है। इसके अलावा जुएल ओराम जो कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं, उनको एक बार फिर से ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया है। गिरिराज सिंह के हिस्से कपड़ा मंत्रालय, पिछली बार अर्जुन मुंडा को दे दिया था ये, उससे पहले एक बार उनके पास था। ये तीसरी सरकार है, तो हम कई बार पिछली सरकार के और पीछे जाना पड़ता है। गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय है और ये कपड़ा मंत्रालय उनके पास पहले भी एक बार रह चुका है। और अश्विनी वैष्णव, इनके पास रेल और 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इसके पास है। अखिलेश, अब बाकी और मीटी भी इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अश्विनी वैष्णव के पास रहेगा। अब 21 से लेकर के 30 तक हम आ जाते हैं। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिछली बार सिविल एविएशन था, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी अश्विनी वैष्णव से लेकर इनको दी गई है। और साथ ही इनके पास डोनर मिनिस्ट्री जो है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन का, वो भी इनके पास रहेगा। भूपेंद्र यादव, पिछली बार पर्यावरण और मौसम परिवर्तन थे, इस बार भी उनके पास वही जिम्मेदारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत का हमने आपको बताया, पिछली बार जल शक्ति था, इस बार संस्कृति और पर्यटन उनको दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी, इनका प्रमोशन इस बार किया गया था और महिला और बाल विकास इनको सौंपा गया है। किरेन रिजिजू, इनको संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालयों का मंत्री बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है, 2 मंत्रालय मिले हैं किरेन रिजिजू को, पिछली बार भी उनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स था। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पिछली बार 2 थे, इस बार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रहेगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया 27वें नंबर पर हैं, इनके पास श्रम तथा रोजगार रहेगा। और साथ ही यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी मनसुख मांडविया के पास रहेगा। और जी किशन रेड्डी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया, जबकि पिछली बार इनके पास पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय था। चिराग पासवान, उनको फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और CR पाटिल, इन्हें जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। अब आप राज्य मंत्रियों का बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, राज्य मंत्रियों की भी जानकारी हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी जानकारी अभी हमने 30 के 30 जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी जानकारी अखिलेश ने आपके सामने रखी। तो राज्य मंत्री में जो इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास है, सबसे पहले उनकी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, इनकी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। इनको 2 मंत्रालय दिए गए हैं, 3 मंत्रालय इनके पास देखा जाए तो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा सांख्यिकी मंत्रालय और इसके अलावा योजना मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और संस्कृति मंत्रालय भी इनके पास रहेगा और इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि लगातार तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनाए गए हैं, उनको MOS इंडिपेंडेंट का चार्ज दिया गया है, यानी कि जिनके पास जो मंत्रालय होंगे वो स्वतंत्र होंगे, उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय भी होगा। इसके अलावा अर्थ साइंस मंत्रालय भी इनके पास होगा। और ये मंत्रालय पिछली बार किरण रिजिजू को दिया गया था, आपको याद होगा जब उनसे कानून मंत्रालय लिया गया था। तो ये अर्थ साइंस मंत्रालय जो है जितेंद्र सिंह के पास होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के वो मंत्री बने रहेंगे जो कि पिछले 2 कार्यकाल से लगातार थे। काफ़ी भरोसा जता रहे हैं प्रधानमंत्री उनके ऊपर। और इसके अतिरिक्त उनके पास पब्लिक ग्रीवेंस और एटॉमिक एनर्जी और स्पेस डिपार्टमेंट, जो कि प्रधानमंत्री के पास जितने भी मंत्रालय हैं रहेंगे, वो सब भी जितेंद्र सिंह के पास ही रहेंगे। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, ये भी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। इनके पास फिर से कानून मंत्रालय इनके हिस्से आ गया है। और पिछली बार आपको याद होगा अखिलेश, जब किरण रिजिजू को हटाया गया था तो कानून मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को ही दिया गया था। और इसके अलावा इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय बना रहेगा पिछली बार की तरह ही। जाधव, देखिए प्रताप राव जाधव जो कि इस बार पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, उनके पास भी स्वतंत्र प्रभार रहेगा। और इन्हें आयुष मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर ये काम करेंगे, यानी कि JP नड्डा के सहयोगी होंगे। जयंत चौधरी, ये भी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और इनके पास स्किल डेवलपमेंट के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार भी रहेगा। जी अखिलेश, अब तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तक हम पहुंच गए। अब हम राज्य मंत्रियों की सूची पर आ जाते हैं।
तो आप जानते हैं कि 36 जो है वो राज्य मंत्री हैं इस सरकार में। तो हम देख लेते हैं कि एक एक करके। जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको कॉमर्स और इंडस्ट्री में राज्य मंत्री बनाया गया, यानी पीयूष गोयल के साथ। और साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में भी राज्य मंत्री हैं, यानी अश्विनी वैष्णव के साथ। तो इनके दो मंत्रियों को ये रिपोर्ट करेंगे, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल को। श्रीपद यसो नायक जो कि गोवा से आते हैं, एक बार फिर से इनको मंत्री बनाया गया है, ये ऊर्जा मंत्रालय में, यानी मनोहर लाल खट्टर के साथ। और साथ ही न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी वो काम करेंगे प्रहलाद जोशी के साथ। तो दो मंत्रियों को ये भी रिपोर्ट करेंगे। पंकज चौधरी पिछली बार भी निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करते थे वित्त मंत्रालय में, इस बार भी वो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो कि एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं, इस बार इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी अमित शाह गृह मंत्री को ये सीधा रिपोर्ट करेंगे। रामदास अठावले ये पिछली बार भी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय में थे, इस बार भी उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। रामनाथ ठाकुर ये कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण में रहेंगे, यानी ये शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नित्यानंद राय पिछली बार गृह मंत्री थे, इस बार गृह राज्य मंत्री थे, इस बार भी गृह राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल, इन्हें हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में राज्य मंत्री बनाया गया, पिछली बार भी ये उसी में थी। और साथ ही इनको रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वी सोमन्ना जो कि कर्नाटक से आते हैं, इनको जल शक्ति का राज्य मंत्री और साथ ही रेलवे में राज्य मंत्री बनाया गया है। चंद्रशेखर पेमना सानी जो कि 5000 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति, सबसे अमीर मंत्री हैं। 700 करोड़ आपने ऐसे ही छोड़ दिए। अच्छा, 57 करोड़ है। तो इनको ग्रामीण विकास और कम्युनिकेशन में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जानकारी अखिलेश जी ने आपके सामने रखी, बारी बारी से इस जानकारी को छलनी से छानकर एकदम रखा है जैसा कि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले प्रशांत। अब कुछ और नाम आपके सामने रख देते हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का हिस्सा हैं, राज्य मंत्री हैं, जो उनकी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। और कहाँ पर छोड़ा था अखिलेश आपने? बीएल वर्मा से शुरू कर देते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, इनके पास जिम्मेदारी होगी एनवायरमेंट फॉरेस्ट यानी कि वन और पर्यावरण मंत्री होंगे, उसके साथ साथ इनके पास विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी होगी। बीएल वर्मा फिर से मंत्री बनाए गए हैं, इनके पास उपभोक्ता तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी तो साथ में जुड़े ही हुए हैं, साथ ही दो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही आरती जैरथ जी भी हमारे साथ जुड़ गई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। और इसके अलावा हमारे सहयोगियों को भी आप देख सकते हैं, हर्षा हमारे साथ है, प्रशांत हमारे साथ हैं, मनीष भी हमारे साथ हैं और साथ ही रौनक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं हर्षा आपके पास आना चाहूँगा। गजेंद्र सिंह शेखावत के पोर्टफोलियो में बदलाव, इसको लेकर के क्या पढ़ा जा रहा है राजस्थान में? देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को टूरिज्म दिया गया है जो राजस्थान के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो राजस्थान में पिछले साल में 16 लाख तो विदेशी पर्यटक आए थे और राजस्थान में करीब 17 करोड़, अखिलेश 17 करोड़ देशी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो आए हैं। तो देखिए, जहां पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके साथ साथ जो पर्यटन है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है राजस्थान में पर्यटन के लिहाजे से। एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जो हमारे पास जो यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली इश्यूज है उसको वो टैकल कर पाएंगे। देखिए, जल जीवन मिशन में एक मुश्किल ये थी कि राजस्थान जहां पर सबसे ज़्यादा लैंड मैस है लेकिन सबसे कम पानी के संसाधन है, वहां पर जल जीवन मिशन को एक्चुअली क्रियान्वित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो ड्राफ्ट, जो डीओपी तैयार किया है वो उनके श्रेय जाता है और अगर वो राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगले 5 सालों को देखते हुए अगर पर्यटन उनको दिया गया है तो ये एब्सोल्युटली परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मिनिस्ट्री है जहां पर वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि भागीरथ चौधरी को फार्मर्स का दिया गया है, जो पहले बाड़मेर से जो विधायक थे उनको दिया गया था, जो मिनिस्टर थे कैलाश चौधरी को। और साथ ही भूपेंद्र यादव को फॉरेस्ट दिया गया है, अलवर से जीत के आए हैं, सरिस्का भी वहाँ पे है और रणथंभौर भी काफ़ी दूर नहीं है, तो उम्मीद है कि वहाँ कुछ ना कुछ होगा। तो जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, इंटरेस्टिंग है, मैं कहूँगी कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनको एक ऐसी मिनिस्ट्री दी गई है जहाँ पे एक्चुअली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी विकास, हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए, आरती जी और रामकृपाल जी। आप दोनों से पहले तो माफ़ी चाहूँगा, आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़, तो हमें पढ़ करके बताना था दर्शकों को। आरती, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा।
4 बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, सहयोगियों को भी लेकिन सम्मानपूर्वक जगह दी गई है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो मतलब ये अनाउंसमेंट होने से पहले जो चर्चा चल रही थी कि अमित शाह को शायद गृह मंत्रालय से हटाया जाएगा, वो बिल्कुल गलत निकला। और इसका मतलब है कि पीएम ने अपना जो उनके जो इम्पोर्टेंट वो जो थे उन्होंने अपना असर्ट किया है। तो वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और शुरुआत में अगर पीएम झुक जाते तो बाद में और भी झुकना पड़ता। तो अभी पीएम ने अपना मतलब रेड लाइन ड्रॉ कर लिया है, लकीर खींच ली है, लक्ष्मण रेखा खींच ली है कि मैं इतना अकोमोडेट करूंगा, पर बाकी आपको मुझे अपने दौर से ये सरकार चलाने देना चाहिए। और जो उनके ट्रस्टेड एड्स हैं, जो पहले भी थे उनके साथ, जो अब भी है उनके साथ, उनको सब ज्यादातर तो उनको वही मंत्रालय मिले हैं जो वो पहले चला रहे थे, क्योंकि ये पीएम की कोर टीम है। और ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये सारे डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो पीएम का विजन है विकसित भारत का 2047 का, वो मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो उनको नेचुरली अपनी कोर टीम, ट्रस्टेड एड्स चाहिए। और उन्होंने मतलब ये मैसेज भेज दिया है कि ये मेरी टीम है, ये मेरी सरकार है, और ये सरकार जैसे चल रहा था कंटिन्यूटी, जैसे आपने कहा कंटिन्यूटी रहेगा। हाँ, ये कोलिशन गवर्नमेंट है पर फिर भी कंटिन्यूटी रहेगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, रौनक कोकड़े का रुख कर लेते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। रौनक, आपने देखे होंगे मंत्रालय जो महाराष्ट्र के नेताओं को दिए गए हैं, किस तरह से आप देखते हैं? नितिन गडकरी को पुराना मंत्रालय ही दिया गया है, उनको वहीं के वहीं रखा गया है, और वो शायद मोदी मंत्रिमंडल के सबसे चर्चित मंत्रियों में हैं जो अपने कामकाज की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना पाए। जी देखिए, निश्चित तौर पर विकास जी कहा जा सकता है। मुख्य तौर पर ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि जो मंत्रालय है उनको सेम ही रखे जाएंगे। उसके पीछे की बड़ी वजह जो हमने पिछले दिनों खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री ने सरकार आने से पहले ही 100 दिनों के खाका तैयार करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी थी। और मुख्य तौर पर अगर डिपार्टमेंट चेंज कर दिए जाते तो फिर एक बार नया मिनिस्टर आता है तो उसको सब कुछ समझने में वक्त जो है वो काफी ज्यादा लगता है। अभी सेक्रेटरी भी वही है, अगर मंत्री भी वही रहे तो काम करने में ज्यादा आसानी होगी। और जिस तरह से नितिन गडकरी पर फिर एक बार भरोसा दिखाते हुए उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, जुएल ओरांव जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उनको ये मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। जेपी नड्डा एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। हम अपने सहयोगी रौनक कोकड़े का एक बार फिर से रुख कर सकते हैं और रौनक से फिर से सवाल पूछते हैं। माफ़ कीजिएगा रौनक, बीच में किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, अपनी बात पूरी कर दीजिए। ये देखिए विकास जी, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि जो मंत्रालय है वो उसी तरह के रिपीट्स जो है वो किए जाएंगे। उसकी बड़ी वजह ये कि प्रधानमंत्री ने, हमने भी एक खबर दिखाई थी कि 100 दिनों का खाका तैयार करने के लिए मंत्रालयों को कहा हुआ है। तो अगर मिनिस्टर चेंज कर दिए जाते, अलग उनको डिपार्टमेंट दे दिए जाते, तो नए मिनिस्टर को पहले अपने डिपार्टमेंट को समझने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए अब ये कंटिन्यूटी अगर बरकरार रहेगी तो काम और तेजी से किया जा सकेगा। जहां तक सवाल है नितिन गडकरी का, तो नितिन गडकरी को उसी तरह की जिम्मेदारी जो है जो पिछले 10 सालों से वो करते आ रहे हो। अब तक देखा जाए तो मोदी सरकार में जो परफॉर्म करने वाले मिनिस्टर्स है, अगर उनकी सूची बनाई जाए तो पहले या दूसरे स्थान पर नितिन गडकरी का नाम पूरे देश भर में लिया जाता है। और इस बार फिर अगर प्रधानमंत्री ने उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी है तो इससे कहा जा सकता है कि और बड़े टारगेट्स जो है वो अचीव करने की कोशिश मोदी सरकार या ये नई एनडीए सरकार करना चाहती है। जो प्रतिदिन सड़कों की रफ्तार है बनने की, उसको और इसमें इजाफा हो सके, इसलिए नितिन गडकरी को फिर एक बार ये जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल की अगर बात की जाए तो पीयूष गोयल को भी अपना मंत्रालय जो है वो फिर एक बार उसी मंत्रालय में काम करने का मौका जो है प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो महाराष्ट्र से अगर देखें तो जो भी बने हुए, रामकृपाल जी माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन आपकी टिप्पणी जो अभी तक
मंत्रालयों का बंटवारा किया गया इसके ऊपर? देखिए, अभी तक जो भी अटकलें तमाम तरह की मीडिया में यहाँ वहां लग रहा था कि कैसे मोदी काम करेंगे, तो मोदी जी ने जिस दिन वो संसदीय दल को जो संबोधन दिया था उसमें एक बहुत क्लियर कट मैसेज था कि नीतियों की निरंतरता यानी कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज और उन नीतियों पर अमल, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी और टाइम बाउंड रिजल्ट। तो अगर आप देखिए, एक तरह से देखिए तो जो भी अभी तक लग रहा था कि ये इस बार गठबंधन है, इस बार चूंकि संख्या कम है बीजेपी की, कैसे होगा, मुझे लग रहा है बिल्कुल ये 14-19 के क्रम में ये 24 है। नीतियां वही हैं, कार्यक्रम वही है, और जिस तरह से जिसने जो रिजल्ट दिया है, मोदी ने पहली बार ऐसा है कि देखिए अपने तमाम साथियों पर भरोसा जताया है। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप देख लें 1 से लेकर के 5-6 तक जो भी है, आप सारे वो लोग हैं, मोदी उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम पर, आप सब पर हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, दूसरी चीज, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है वो भी देखिए। एक होता है फ्यूचरिस्टिक, ऐसे मंत्रालय हैं जो भविष्य के लिए, जैसे कि आईटी है। अब वैष्णव जी को देखिए आप, उनको आईएमबी मिनिस्ट्री भी दी है और आईटी भी दिया है, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले गए तो टेलीकम्युनिकेशन दिया है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो आपका आने वाला, और न्यू एनर्जी, या जैसे मनोहर लाल खट्टर जी को ऊर्जा भी दी है और भी उनको, और ये सबसे बड़ा शिवराज सिंह चौहान को, मुझे बहुत पहले से मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से जो शिवराज सिंह चौहान ने अचीव किया है मध्य प्रदेश में, वो उनका हुनर जो है, वो जिस तरह से मास्टर्स से जुड़े हुए हैं, कृषि मंत्रालय उनको मिलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। तो कुल देखिए, आज सीधी सीधी एक बात है, जो लोग सोच रहे थे कि मोदी बड़े डिफेंसिव हो जाएंगे, कैसे करेंगे, मैसेज इज वेरी क्लियर कि जो हमने 2047 का बनाया है, उसके लिए अभी इमीडिएटली 100 डेज का जो प्रोग्राम है वो कैसे चलेगा, उसमें कोई देरी नहीं है। और बिल्कुल सही आपके संवाददाता कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं है कि कोई आए और उसको 1 साल समझने में लगे, उसका ओरिएंटेशन हो, फिर उसके बाद काम शुरू करे। ऐसा मंत्रिमंडल है कि कल से काम शुरू करेगा, और बिल्कुल जो उन्होंने कहा था 100 डेज का जो है, 3 महीने के बाद वो मोदी जी पूछ सकते हैं कि हाँ बताइए आप लोग कहाँ पहुंचे। जी शुक्रिया आपका। और हमारे साथ आपको बता दें कि निधि भी स्टूडियो में आ गई हैं, निधि भी जल्दी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मंत्रालयों में बंटवारा हो गया है, और साथ बड़ी बात ये भी है कि जो बड़े मंत्रालय हैं, जिनको कि 4 CCS के मंत्रालय कहे जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नितिन गडकरी एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्री होंगे। साथ ही इसमें JP नड्डा जो कि बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, उन्हें अब कैबिनेट में शामिल किया गया। उनको भी 2 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री भी JP नड्डा होंगे। निधि, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसी लिस्ट का इंतज़ार कल से ही हो रहा था, जो 72 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। अपने आप में ज़्यादा मोटा बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अगर जो बदलाव हुआ भी है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र शेखावत राजस्थान से, जिस तरह से हर्षा भी कुछ देर पहले ही आप लोगों को बता रही थी, टूरिज्म उनको दिया गया है। राजस्थान में टूरिज्म कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में, उस लिहाज से ये बहुत अहम है। तो अखिलेश, अगर शुरुआत में आपसे ही, जो पहले के 2019 में जो बड़े मंत्रालय थे वो वैसे ही हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, जो ये थोड़े से भी बदलाव किए गए, आपका आंकलन क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान उनके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि पिछली बार भी नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से आते हैं, वो भी कृषि मंत्री थे, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो नरेंद्र सिंह तोमर अब चले गए मध्य प्रदेश में स्पीकर, तो अब उनको जिम्मेदारी दे दी गई है शिवराज सिंह चौहान को। JP नड्डा जो अब आए हैं कैबिनेट में, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास भी है।
किरेन रिजिजू जो थोड़ा सा लग रहा था कि साइडलाइन हो गए, अब वो फिर से मेन स्ट्रीम में आ गए। 2 मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी, संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो ये एक बड़ा संदेश है। बड़ा संदेश ये भी है देश को कि ये जो जनादेश मिला है ये कंटिन्यूटी के लिए मिला है। अभी इंतजार हम लोग को इस बात का रहेगा कि बीजेपी पार्टी अध्यक्ष कौन बनेंगे। खैर वो मंत्रालय की बात नहीं है। प्रभाकर कुमार के पास पटना में चलते हैं। प्रभाकर हमारे सहयोगी। प्रभाकर, यहाँ से जेडीयू बड़ा गठबंधन है, वहाँ से हम लल्लन सिंह जो बिल्कुल दाहिने हाथ नीतीश कुमार के माने जाते हैं, उनको भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। जो अभी घोषणा हुई है बिहार के मंत्रियों की, आपका आंकलन इस समय? देखिए निधि, लिस्ट अभी कुछ देर पहले ही आया है, इसलिए अगर सच बताऊं मैं आपको तो पूरी लिस्ट अभी याद भी नहीं है और हो सकता है कि कुछ नाम आदमी मिस कर जाए या ये भी मिस कर जाए कि किसे क्या मंत्रालय मिला है। अगर आप जेडीयू की बात करेंगे तो बहुत कयास लगाया जा रहा था कि रेल मंत्रालय पर जेडीयू दावा ठोक रही है, वो हुआ नहीं है। ललन सिंह को पंचायती राज दिया गया है और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी दिया गया है। तो बिहार के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज में वो काफ़ी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। रामनाथ ठाकुर जो हैं वो कृषि मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो भी एक ऐसा मंत्रालय है जो जेडीयू चाह रहा था और जेडीयू की निगाहें थी कि कृषि मंत्रालय उसे मिले। तो क्योंकि बिहार जो है वो एक कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है, तो यहाँ पे पंचायती राज और कृषि में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। बाकी घटक दलों की अगर आप बिहार में बात करेंगे तो एमएसएमई के है, जीतन राम मांझी के पास वो एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें जीतन राम मांझी काफ़ी कुछ कर सकते हैं बिहार के लिहाज से, क्योंकि वो बिहार से आते हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग दिया गया है। चिराग पासवान के पास जो ये मंत्रालय है ये इनके पिता के पास भी था, इनके चाचा के पास पारस के पास भी था और अब इनके पास है ये। तो चिराग पासवान के पास एक तरह से ये एक पारिवारिक मंत्रालय आप उसको बोल दें, उनके पास चला आ रहा है। दूबे जो हैं, 2 मंत्री जो हैं, एक टेक्सटाइल मिला है गिरिराज सिंह को जो कि पहले उनके लिए उनके मंत्रालय में बदलाव किया गया है। नित्यानंद राय को वापस वही मंत्रालय दिया गया है, एमओएस होम होंगे वो। और दूबे जो हैं जो मोतिहारी से आते हैं उन्हें एमओएस बनाया गया है कोल में। तो एमओएस कोल जो है बिहार में कोल की कोई ऐसी संभावना है नहीं, तो वो नेशनल लेवल पे जो कुछ अपना रोल अदा कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन बिहार में इसकी कोई बहुत ज़्यादा संभावना है नहीं। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रौनक हमारे साथ भी मुझे बताया जा रहा है। रौनक, हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, आपसे इस समय जो आंकलन मैं चाहूँगी, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो अब नए हाथों में आ गया है। हालांकि रेलवे मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव के पास है और एक और मंत्रालय, 3 मंत्रालय से उन्हें नवाजा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर अनुराग ठाकुर को इस सरकार में शामिल नहीं किया गया है। मुझे लगता है ये एक बड़ा बदलाव है। लेकिन यदि मैं अगर आप लिस्ट को ध्यान से देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जिसमें प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल, जो नया कार्यकाल है, उसके पहले 100 दिन के एजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे टॉप पे थे और इसमें स्थिरता ज़रूर दिख रही है, कंटिन्यूटी दिख रही है, क्योंकि वित्त मंत्री या सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इनके पदभार में बदलाव नहीं किया गया। अश्विनी वैष्णव अब भी रेल मंत्री हैं। लेकिन इसी में एक बड़ा बदलाव भी होता दिख रहा है पावर मिनिस्ट्री में। देखिए, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रधानमंत्री का एक फोकस एरिया रहा है। आर के सिंह चुनाव हार गए थे, उनकी जगह मनोहर लाल खट्टर को नया ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। मुझे लगता है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा में भी बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं और उनके पास अनुभव है इस सेक्टर को मैनेज करने का मुख्यमंत्री के तौर पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जी किशन रेड्डी को कोल और माइन मंत्री बनाया गया है। ये भी एक मुझे लगता है एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि इसके पहले प्रहलाद जोशी के पास कोल मंत्रालय और माइनिंग मिनिस्ट्री थी और माइनिंग सेक्टर में, कोयला सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले 2 कार्यकाल में शुरू किए थे। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जो एक कवायद है वो इस सरकार में आगे चलेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल होगा ग्रोथ के लिए। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ को देखें तो प्रधानमंत्री ने पहले 10 साल में जो परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं उनको रिटेन किया। अश्विनी वैष्णव दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार में शामिल हुए थे, उनको रेलवे मिनिस्ट्री दी गई है इस बार। लेकिन मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण बदलाव प्रधानमंत्री ने किया है और कोयला मंत्रालय में, माइनिंग मिनिस्ट्री में और विशेषकर पावर मिनिस्ट्री में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इन 4 मंत्रालयों में नए चेहरों को प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी है, जो मुझे लगता है एक नई रणनीति का एक संकेत है। निधि, बिल्कुल। रामकृपाल जी भी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जिस तरह से सहयोगी दल आए हैं, टीडीपी और जेडीयू, इनको जो मंत्रालय दिए गए हैं,
क्या संकेत प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं जो अभी स्वरूप सामने आया है कैबिनेट मंत्रालय का? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, अगर आप देखिए तो इसमें मोदी जी के सामने सबसे बड़ा रहा है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उसको बेहतर ढंग से रिजल्ट टाइम बाउंड कौन दे पाएगा, ये उनका रहा है। वे लोग जिन्होंने उनके साथ अभी तक काम किया है, जैसे मैं कह रहा हूँ ऊपर से टॉप से देख लीजिए, वो सारे लोग हैं। और नए लोगों में भी उन्होंने जो एक, जैसे अश्विनी जी को, जैसे अभी आपके संवाददाता जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है। आप ये सोचिए कि जो एक नए भारत का जो लक्ष्य है वो कहाँ होगा। एक तो वैकल्पिक ऊर्जा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो पूरी दुनिया के लिए है। और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। और प्लस एक जैसे होता है पीजेंट्री अरेस्ट को, उसको किसी तरह से जो उनके इश्यूज हैं उसको करना। तो इन सारी चीजों में आप देखें कि सही आदमी को सही जगह पे बिठाया गया है। जैसे कभी हम हमारे सहयोगी अखिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री ने जो पीएमओ में पहले गए, पहली फाइल उन्होंने साइन करी, किसानों को लेकर उन्होंने करी, गरीब आवास को लेकर योजना को भी उन्होंने करी साइन। मैं आपसे जानना चाहूंगी वहां पे जो प्रधानमंत्री का संबोधन था वो एकदम वर्क टारगेटेड, मतलब जो परफॉर्मेंस टारगेटेड एक तरह से, क्या इस बार ऐसा लग रहा है जिस तरह से मंत्रालयों का भी बंटवारा हुआ है कि जो कार्य जो होगा उसको सबसे पहले जनता के सामने रखना होगा, उसके लिए अब इतना इंतज़ार नहीं करेंगे, जो भी मंत्रालय है जिसको जो काम दिया गया है उसका जो टारगेट है, कितना संपूर्ण टारगेट उसको हासिल किया है, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है निधि, और ये बात बिल्कुल दिख भी रही है। जो पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ, मोदी खुद कह चुके हैं कि वो इससे ज़्यादा काम अगले 5 साल में करेंगे। पहले 100 दिन की बात हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस एजेंडे को लेकर के बहुत सीरियस हैं। सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने नतीजा आने से पहले ही बैठक भी कर ली थी, और आज जो उनका पहला दिन रहा है, इसको हम सुपर मंडे बोल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जो पहला फर्स्ट वर्किंग डे है सरकार बनने के बाद, सुबह से आप देखिए, आपने कहा किसानों का सबसे पहले जाके फैसला किया, फिर पीएमओ में सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को संबोधित किया, उनसे स्पष्ट किया कि पीएमओ जो है कोई पावर सेंटर नहीं है, बल्कि ये पीपुल्स पीएमओ है, ये लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करने वाला पीएमओ है। तो ये जो बात कही जाती है, आलोचक कहते हैं कि पीएमओ में सारी शक्ति केंद्रित हो गई है, सारे फैसले पीएमओ करता है, बाकी सारे मंत्रालय निष्प्रभावी हो चुके हैं। तो उस आलोचना का जवाब आज उन्होंने दिया। सबको काम करने की छूट है, सबको मिलकर काम करना होगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कही। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में आप जानते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के लिए 3 करोड़ घर, इसको अगले 5 साल में बनाना, इसको मंजूरी दी गई। ये भी एक बड़ा फैसला है, और इन घरों में तमाम तरह की सुविधाएं भी होंगी, शौचालय से लेकर उज्ज्वला सिलेंडर, ये सब भी होगा। और उसके बाद अब जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, ये भी उनकी जो फोकस है और जो इंटेंशन उनका, वो क्लियरली दिखा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ ऐश्वर्या, हमारे सहयोगी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जो मंत्रालय मिले हैं टीडीपी को, संतुष्ट है? किस तरह से वहां पे आंकलन हो रहा है? जी देखिए, टीडीपी की तरफ से 16 लोकसभा सीटें जीती गई थी, जिसमें से राम मोहन नायडू को, प्रेमसानी चंद्रशेखर को टीडीपी की तरफ से एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था और एक को एमओएस। दोनों ही काफ़ी अच्छे मंत्रालय मिले हैं, क्योंकि 36 वर्षीय राम मोहन नायडू टीडीपी की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, सबसे यंग पॉलिटिशियंस में से एक हैं, 3rd टाइम एमपी भी रह चुके हैं, और उनको सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है। अशोक गजपति राजू, याद करिए, मोदी कैबिनेट 1.0 में सिविल एविएशन के ही मंत्री थे, और अब टीडीपी को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिली और सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले इस मंत्रालय को संभालते थे। इसके अलावा पी चंद्रशेखर, जो कि सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट्स में से एक थे और लोकसभा के सबसे ज़्यादा अमीर एमपीज़ में से एक हैं, वो भी टीडीपी से आते हैं, और उनको एमओएस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एमओएस बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक जो सांसद आंध्र प्रदेश से आते हैं, भूपति राजू श्रीनिवासा वर्मा, उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर
हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सांसदों में से एक सांसद को अकोमोडेट किया था, उनको भी अच्छे बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो राम मोहन नायडू की निकल कर आ रही है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सिविल एविएशन जो पहले से ही टीडीपी के पास एक ज़माने में रहा करता था, उसको रिटेन करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया से अब वो मंत्रालय कहीं ना कहीं राम मोहन नायडू को जाते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, टीडीपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था अपने सहयोगी से। आप एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं, अगले 5 साल तक यहाँ से बहुत सुर्खियाँ बनने वाली है, लेकिन एक सुर्खी जिसका इंतजार है, हेडलाइन का इंतजार है, वो है स्पीकर को लेकर। क्या लगता है, डी पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है, कोई संभावना है कि उन्हें 20 तारीख को या जब भी चुनाव हो स्पीकर का कमान मिल जाए? देखिए, लगातार ये बातें टीडीपी की तरफ से भी शुरू में नजर आई थी। जो इनिशियल नेगोशिएशंस चल रही थी उसमें स्पीकर का पोस्ट भी टीडीपी की तरफ से मांगा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो स्पीकर का पोस्ट अपनी पास ही रखना चाहते हैं। हालांकि आगे चलकर टीडीपी की तरफ से और भी नेगोशिएशंस हो सकते हैं, वो कहाँ तक पहुँचते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं डी पुंडेश्वरी का नाम क्योंकि लगातार चर्चा में है, केटी रामाराव की बेटी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश में भी रही है। अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आंध्र प्रदेश के अंदर करके दिखाया है और उसके लेकर कहीं ना कहीं उनका नाम सुर्खियों में, एक महिला स्पीकर हो सकती हैं और वो आंध्र प्रदेश से आ सकती हैं, ये कहीं ना कहीं चर्चा में है। कल एक बहुत अहम बैठक मैं आपको बता दूं विजयवाड़ा में होने वाली है, कैबिनेट सीट शेयरिंग को लेकर खुद चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यहाँ पर भी कल डी पुंडेश्वरी आएंगी। जरूर हम चाहेंगे उनसे वो सवाल करना, क्योंकि कल वो विजयवाड़ा में मौजूद रहेंगी, क्या उनका नाम वहां पर सजेस्ट किया गया है या नहीं। लेकिन हाँ, बिल्कुल अगले 5 सालों में जो टीडीपी है, क्योंकि 16 लोकसभा सीटें और एक प्रचंड बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है, एक सेंटर स्टेज आंध्र प्रदेश अगले 5 सालों में जरूर रहने वाला है। बिल्कुल, और इसी बात पे अखिलेश मैं आप ही से पूछ लूँगी कि बालायोगी, जो जीएम बालायोगी थे, पहले जब एनडीए की सरकार थी वो स्पीकर बने थे, टीडीपी से पहली बार के सांसद बने थे। इस बार जो आपने नाम लिया है पुंडेश्वरी, उनका स्पीकर पद को लेकर चर्चाएं थी, सुगबुगाहट थी, टीडीपी मांगेगी, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए बीजेपी में डी पुरंदेश्वरी को लग रहा था कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि वो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष भी, आंध्र प्रदेश की चुनाव भी जीत करके आई है, एनटी रामाराव की बेटी भी हैं। तो ऐसे में क्या उनको मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि मंत्री नहीं बनी, तो इसलिए अब ये कयास लग रहा है कि क्या उनको स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी एक अच्छा होगा कि उनकी पार्टी का अगर स्पीकर नहीं मिल रहा है तो कम से कम बीजेपी का ही से, लेकिन उनके राज्य से ही एक महिला को स्पीकर बना दे, तो ये एक संदेश बड़ा जाएगा इससे। बिल्कुल जाएगा। और निहाल किदवई के पास चलते अपने सहयोगी, बीजेपी के तो नेता बने ही हैं, मंत्रियों की सूची में आए हैं निहाल। कुमारस्वामी, वो भी, उनको भी बड़ा मंत्रालय दिया गया है, किस तरह से ली जा रही है जो ये सूची आई है कर्नाटक में? देखिए, कर्नाटका में से 5 मंत्री हैं और जो 13 मंत्री दक्षिण से चुने गए हैं उनमें से 5 कर्नाटका से हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोग काफी खुश हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बात कही जा रही है वो ये कि कर्नाटका के से एचडी कुमारस्वामी चाहते थे कि उन्हें कृषि मंत्रालय दिया जाए या वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय दिया जाए, लेकिन वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय पर इसलिए मामला फंसा क्योंकि कावेरी विवाद कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच हमेशा कलह की वजह बनता है और ऐसे में उन्हें वाटर रिसोर्सेज नहीं दिया गया, कृषि मंत्रालय भी उन्हें नहीं मिला। ऐसे में अब देख रहे हैं कि कुमारस्वामी कितने खुश हैं अपने इस मंत्रालय से। हेवी इंडस्ट्री एक बड़ा मंत्रालय है और कितने खुश हैं वो, तो उनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक कोशिश जरूर की गई है कि वकलिगा और लिंगायत दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने की, और इसीलिए शोभा करंदलाजे जहाँ वकलिगा नेता है, वहीं दूसरी तरफ वीएस सोमन्ना लिंगायत नेता है, काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और वो इस बार तुमकुरू से जीते हैं, तो उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। दोनों ही राज्य मंत्री हैं और एक कह सकते हैं कि कर्नाटका से कम अच्छा रिप्रेजेंटेशन इस स्टेट को मिला है। लेकिन अगर आप जाएं केरल, तो वहां पर सुरेश गोपी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद बहुत लंबे अरसे से बीजेपी कर रही थी कि वहां पर बीजेपी कम से कम एक सीट जीते, और इस बार सुरेश गोपी ने बीजेपी के इस सपने को पूरा करके दिखाया है। वो अभिनेता हैं, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि उन्हें पार्टी के कामों की ही जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि उनके पास फिल्मों का बहुत ज्यादा काम है। लेकिन अब देखना है कि पार्टी क्या फैसला करती है, और साथ ही साथ
आप तमिलनाडु के लीजिए, वहां पर अन्नामलाई ने जिस तरह से वहां पर एक क्रांति लाई, उसके बाद भले ही वो अपनी सीट हार गए, लेकिन कोयम्बटूर ऐसी जगह पर नंबर 2 पे आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि हार जीत मायने रखता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आई, लेकिन जिस तरह का रेवोल्यूशन, जिस तरह की क्रांति उन्होंने लाई वहां पे तमिलनाडु में, एक ऐसे स्टेट में जहां हिंदी भाषा और हिंदी भाषी पार्टी को लेकर के हमेशा विरोध होता रहा है, वहां पर जिस तरह से स्वेलिंग हुआ, वहां पे क्राउड जिस तरह से आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दौरे वहां पर किए, तो वो सब अपने आप में एक आश्चर्यजनक था। और ऐसे में अन्नामलाई को भी पार्टी ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें ये इनाम दिया है, उन्हें मंत्रालय में शामिल किया है, तो ये एक अच्छी पहल है। बिल्कुल निहाल, और कर्नाटक में हम अखिलेश से टिप्पणी लेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं।